नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आजादी के बाद अपने देश में किसी एक मुद्दे ने सबसे अधिक विवाद का कारण बनाया तो वह है भाषाई विवाद। और जब भी भाषा विवाद हुआ ना, तो इसमें आप देखेंगे हमेशा ही उत्तर भारत के कुछ राज्य और दक्षिण भारत के कुछ राज्य ये टकराते हुए नजर आए। और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों का जो नेतृत्व किया उसमें तमिलनाडु हमेशा ही आगे रहा। चाहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कोई भी रहे, अभी स्टालिन है ठीक है, लेकिन कोई भी रहे, ये हमेशा देखा गया है कि तमिल की बात कहीं न कहीं आ जाती है, हिंदी से टकराव आ जाता है। तो उत्तर भारत से जो भाषा उसमें हिंदी और इधर से तमिल मुख्य रूप से टकराहट, बाकी भाषाओं के साथ भी टकराहट है। अब यहाँ पर यह बात की जा रही है कि सीबीएसई का जो नया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया है, इसको लेकर के फिर से एक बार विवाद निकल के समक्ष आ गया। ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु में है, इससे पहले आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी इन सब चीजों को लेकर के हो गया है भाषाई विवाद। और खास करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसके जो कुछ प्रावधान है उसको लेकर के बात किया गया है और उसमें भाषा को लेकर के किस तरह की व्यवस्था की गई है, उस पर क्या विवाद है, ये पूरा हम डिटेल से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई, हम सब स्कूल के दिनों में इन सबसे जुड़े हुए हैं, इसने नई पाठ्य चर्चा लागू की है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये ध्यान रखिएगा, जो लोग भी प्रीलिम्स देने वाले हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपके जुबान पे होना चाहिए। इतना ये कंट्रोवर्सी ले चुका है और इतना ज्यादा विवाद में रहा है, काफी सुधार के काम भी किए हैं, तो कुल मिलाकर के यहां नजर रहने वाला है। इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023, इसको अगर आप शॉर्ट में लिखेंगे तो दरअसल आप ये लिखा हुआ पाएंगे, या अगर एजुकेशन नहीं भी रहेगा तो यहां पर NCFS रहेगा या NCFSE भी हो सकता है 2023। तो कई बार क्या होता है, ये इसीलिए लिख के बता रहा हूं कि कई बार जब प्रीलिम्स का आप स्टेटमेंट देखेंगे वो प्रश्न का, तो वो फुल फॉर्म इतना लंबा चौड़ा नहीं रहेगा, शॉर्ट में दे देगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ऐसे लिख देगा, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें, है ना, आप फिर ना ढूंढने लग जाए कि बस फुल फॉर्म नहीं पता है। तो यहां पर ये चीजें इस पर आधारित किया गया है। और ये जो नई व्यवस्था है, इसमें कक्षा 6 से 10 तक 3 भाषाएं R1, R2, R3 पढ़ना जो है वह पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है। पहले तीसरी भाषा केवल जो है कक्षा 6 से 8 तक सीमित थी, लेकिन अब इसे कक्षा 10 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे भाषा सीखने की निरंतरता जो है वो बनी रहती है। अभी हुआ क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, फिर आ जाते हैं डिबेट पर, क्योंकि डिबेट महत्वपूर्ण है। जो काम किया गया उसको पहले समझ लीजिए। यह बदलाव क्या गया है जो 2026-27 सत्र से लागू होगा और 30-31 तक इसका पूरा प्रभाव जो है वह विद्यालयों में दिखने लग जाएगा। क्लियर? अब यहां तक ये मसला अभी जो है सीबीएसई के द्वारा किया गया। आगे चलते हैं। अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो स्टालिन साहब का मैंने दिखाया यहां पर, ठीक है, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो MK स्टालिन हैं, इन्होंने कहा कि भाई देखिए, ये पूरा जो कोशिश यहां पर सीबीएसई के द्वारा है या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के द्वारा है, ये कोशिश हम पर की जा रही है कि भाषा थोपा जा रहा है। और भाषा थोपा जा रहा है, यहां से तात्पर्य निकलता है कि कहीं ना कहीं हिंदी थोपा जा रहा है। क्योंकि तमिलनाडु हमेशा कहता है कि देखिए, तमिलनाडु के स्कूल में तमिल और प्लस इंग्लिश ही पर्याप्त है, अन्य भाषा की हमें आवश्यकता नहीं है। अन्य भाषा में इशारा हिंदी रहता है। हालांकि इसको लेकर के कुछ प्रावधान हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि ये सभी भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा देने का प्रयास है, इसको तमिल और हिंदी का विवाद के रूप में ना देखा जाए। अब यहां पर ये समझते हैं 3 भाषा पर जो फॉर्मूला है, इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। 3 भाषा जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं, तो तात्पर्य शब्द से ही आ जाता है कि बच्चे को 3 भाषा सीखनी है। अब 3 भाषा सीखने में देखिए, एक बात तो कहीं डिबेट नहीं है, एक विदेशी भाषा को लेकर के बात करते हैं जो कि इंग्लिश है, तो इंग्लिश को लेकर के डिबेट नहीं है, तमिलनाडु इस पर भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है। एक रीजनल लैंग्वेज को है और हिंदी को लेकर के पूरा विवाद चल रहा है। आप देखते हैं, जैसे छात्रों को 3 भाषाएं चुननी होगी, जिनमें से कम 2 भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य है। तो अब देखिए, एक तो इंग्लिश हो गया और 2 आप ले लीजिए, ये जो है ना 1 और 2, तीसरा तो ये है, ये दोनों आपको भारतीय भाषा होनी चाहिए। देखिए शब्द क्या इस्तेमाल किया गया यूपीएससी में ना, शब्द पे ध्यान दीजिए। भारतीय भाषा तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, मलयालम भी है, मैथिली भी है, मराठी भी है, कुछ भी आप ले सकते हैं इनमें से, हिंदी भी है। तो यहां पर ये नहीं है कि आप क्या कीजिए, हिंदी लीजिए, भारतीय भाषा 2 कोई चूज कीजिए आप। अब देखिए, तीसरी भाषा क्या है, विदेशी भी हो सकती है, लेकिन तब भी 2 भारतीय भाषाएं जरूरी रहेगी, ये ध्यान रखना है। अब देखिए, तीनों भाषाओं को R1
प्रथम, R2 द्वितीय, R2 तृतीय के रूप में वर्गीकृत यहाँ पर कर दिया है, जिसको लेकर के हमने चर्चा की। अब तीसरी भाषा R3 देखेंगे, कक्षा 6 से शुरू होगी, कक्षा 10 तक पढ़ाई जाएगी ये। इसमें बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, ध्यान देना है, क्या क्या अभी सीबीएसई ने कहा, बल्कि यहाँ पर आंतरिक जो इंटरनल असेसमेंट की बात की जाती है ना, वो यहाँ पर 6 से 10 तक वाले में होगा। और सीबीएसई द्वारा नई किताबें और डिजिटल सामग्री जो है इस पर उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि पूरा कोर्स भी देने का काम सीबीएसई करेगी। छात्रों से अपेक्षित दक्षताएं इसमें क्या है, तीसरी भाषा में छात्रों को केवल रटने की बजाय व्यवहारिक उपयोग सिखाया जाएगा। भाषा को रटना नहीं है, अब व्यवहारिक उपयोग सीख लीजिए, उनसे कुछ अपेक्षाएं की जाएगी। व्यवहारिक उपयोग का क्या मतलब है कि दैनिक जीवन में कम्युनिकेशन के लिए आपसे मैं बात कर पाऊं, संचार हो पाए, आप मेरी बातों को समझ ले, मैं आपकी बातों को समझ लूं, इतना भर भाषा अपना काम कर दे, इसी को कहते हैं व्यवहारिक उपयोग। आप कई व्यक्ति को देखे होंगे कि वो इंग्लिश नहीं जानते, उन्होंने इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा है, पर बढ़िया इंग्लिश बोल लेते हैं या काम चलाओ इंग्लिश बोल लेते हैं ना। आप देखेंगे कोई फॉरेनर आते हैं, लाल किला वगैरह घूमने जाएं, तो वहां पर जो सामान बेचने वाले होते हैं फुटपाथ पे, वो ठीक ठाक इंग्लिश में उनसे कुछ ना कुछ करके बात कर लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। तो वो क्या है कि उन्होंने स्कूली शिक्षा नहीं लिया है इंग्लिश का, लेकिन वो व्यवहारिक समझ उनको आ गया, यही कही जा रही है। घटनाओं का वर्णन और अभिव्यक्ति कर सके, यानी कि कम से कम जो है एक्सप्रेशन आ जाए उस लैंग्वेज में, पढ़ी हुई सामग्री को वो समझ सके, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पत्र, निमंत्रण, निर्देश, ये सब एक तरह से लिख सके, ताकि कल को ऑफिस वगैरह में काम करना हो तो दिक्कत ना हो। इसका उद्देश्य छात्रों को बहुभाषी, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3 भाषा है तो कम से कम 3 भाषा तो सीख लेंगे ना, और व्यवहारिक रूप से इसके लिए सक्षम बनाना है। अब विवाद उत्पन्न क्यों हुआ, सबसे महत्वपूर्ण यही है। मैंने आपको पहले भी कहा, हिंदी को लेकर के और ये 3 भाषा के फॉर्मूला को लेकर के ऐसा नहीं है कि पहले बार हुआ है, आजादी के बाद से ही देखा जा रहा है कि सबसे पहले विवाद हुआ। यही वो मुद्दा रहा जिसके आधार पर दक्षिण के कई राज्यों का बंटवारा हुआ। भाषाई आधार पर इस देश में पहले भी कई राज्य बनते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जैसे ही ये नीति अभी सामने आया, तो दक्षिण भारत में खास करके तमिलनाडु में विरोध शुरू हो गया, क्योंकि शुरुआत ना हमेशा तमिलनाडु में होता है इसका, जो मैंने पहले भी बताया। यहाँ के फिलहाल मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, इन्होंने इसे भाषाई थोपने का, या इसे कह सकते हैं हिंदी इंपोजन की बात किया कि हिंदी आप हम पर थोप रहे हैं, तमिल पे थोपा जा रहा है। आरोप क्या है, यह नीति लचीली होने के बावजूद व्यवहार में हिंदी को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है, और गैर हिंदी भाषी राज्यों पर सांस्कृतिक दबाव इससे बन सकता है। तमिलनाडु पहले से भी केवल 2 जो भाषा है उसको लेकर के चलता है, तमिल और इंग्लिश। आप 3 भाषा की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर एक भाषा आप और चुनने के लिए बाध्य करेंगे। हालांकि सरकार कह रही है कि आपको हिंदी नहीं चुनना है, आप तमिल करते हैं, आप मलयालम ले लीजिए, तेलुगु ले लीजिए। लेकिन जाहिर सी बात है, हम सब जानते हैं कि अगर 3 होगा तो एक इंग्लिश है, दूसरा कोई रीजनल लैंग्वेज वहां का, तीसरा सब हिंदी ही रखेंगे। तो यही बात यहां पर कही जा रही है कि अप्रत्यक्ष तौर पर आप हिंदी को ही बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर तमिलनाडु जो उसमें तमिल लर्निंग एक्ट 2016 है, उसके तहत वहां पर तमिल जो है अनिवार्य है। अब तमिल अनिवार्य है, इंग्लिश होना ही है, लेंगे ही, तो आपको तीसरा कौन बचता है? जाहिर सी बात है, अगर आप छूट भी दे रहे हैं ना, तब भी बहुत सारे बच्चे आगे चल के हिंदी लेना शुरू कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। केंद्र सरकार इन सब चीजों को लेकर के क्या पक्ष कह रही है? केंद्र सरकार कह रही है, देखिए कोई भी भाषा अनिवार्य हमने किया ही नहीं है, तो थोपने की बात तो है ही नहीं, और हिंदी को लेकर के तो ऐसी व्यवस्था बिल्कुल हमने नहीं कहा है। यह नीति सभी भारतीय भाषाओं को समान अवसर दे रही है, किसी भाषा का ध्यान इसमें नहीं रखा गया है। और उद्देश्य क्या रखा गया, मोटो क्या है कि छात्र जो है आज के जो वैश्विक दौर है उसमें अपने आप को किस तरह से ढाल पाए, बहुभाषी हो पाए, अलग अलग भाषा में उनकी जानकारी हो, तो निश्चित तौर पर आगे चल के कम्युनिकेशन करने में बेहतर होगा। यह कहा गया कि अधिक भाषाएं सीखना किसी भाषा को कमजोर नहीं करता है, बल्कि उसे मजबूत बनाता है, उस भाषा को और अधिक पुष्ट करता है। जरा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझते हैं, क्या यह भाषाई विवाद अभी रहा है या पहले भी रहा है? देखिए 1968 और 86 की शिक्षा नीतियों में 3 भाषा फॉर्मूला पहले से मौजूद था। उस समय जो अगर देखा जाए तो हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा का सुझाव दिया गया, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अगर देखा जाए तो किसी विशेष भाषा का नाम नहीं लिया गया, जिसमें इसमें देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश का नाम लिया गया, लेकिन यहां पर नहीं है, बल्कि 3 भाषाओं का ढांचा जो है ये एक फ्रेमवर्क देता है। इसलिए वर्तमान नीति को ज्यादा लचीला बनाया गया कि आपको हम 3 दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिए। एक विदेशी भाषा इंग्लिश रखेंगे, तब भी 2 भाषा जो है आप भारत के रख सकते हैं। तो राज्यों की स्थिति अगर इसमें देखेंगे, कर्नाटक में भी
भाषा नीति को बहस लेकर के चला है। आपने देखा होगा काफी लोगों में विवाद हुआ है कि अगर आप कन्नड़ नहीं बोलोगे तो आपको बेंगलोर नहीं रहना है, मारपीट तक की घटनाएं आई हैं। तो ये सब वहां भी देखा गया है। राज्य सरकार 2 भाषा नीति की सिफारिश कर रही है, यानी कि एक जो है आप कन्नड़ और एक इंग्लिश रखो, वो नहीं चाहती दूसरी भाषा है। कक्षा 10 की तीसरी भाषा में मार्क्स की जगह ग्रेस देने का यहाँ पर प्रस्ताव हाल के निर्णय में हुआ है। और यहाँ पर अगर देखा जाए, जो गहलोत ने इस पर जो चिंता जताई है उसमें कहा गया है कि इस विषय को काफी गंभीरता से लेना चाहिए। कुछ संगठनों ने भी इस बात को लेकर के, पहले से भी महाराष्ट्र में भी हुआ है कि हिंदी थोपने की बात की गई है। अब यहां पर विवाद का अगर मूल कारण देखेंगे ना तो ये शुरुआत से ही नजर आएगा, 1968 से ही चला हुआ नजर आएगा। तमिलनाडु में 1937 से ही हिंदी विरोध की परंपरा रहा है और यह परंपरा जो है पेरियार और जस्टिस पार्टी के समय से ही था। दक्षिण भारत के कई राज्य जो है यह हमेशा कहते रहते हैं कि उत्तर भारत के राज्य जो है वहां बोली जाने वाली भाषा, प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा जो हिंदी है वह हम पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमारा हिंदीकरण करने की प्रयास लगातार ये किया जा रहा है और सरकार इसमें नहीं सफल हो पा रही है। तो स्कूलों के माध्यम से ये करना चाह रही है ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वह पूरी तरह से हिंदी भाषी हो सके, हमारी जो क्षेत्रीय भाषा है तमिल, उसका नुकसान हो सके। यहां पर केंद्र वही कह रही है कि चूंकि यहां पर देखिए छात्र अपनी क्षेत्रीय भाषा ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, अंग्रेजी या अन्य भारतीय भाषाएं चुन सकते हैं, दरअसल कोई जबरदस्ती है ही नहीं। तो यह विवाद जो है शिक्षा, संघीय ढांचे और अब भाषाई पहचान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इसे राष्ट्रीय एकता और बहुभाषिता के लिए जरूरी भी मानते हैं, तो कुछ राज्य इसे अपनी भाषाई स्वायत्ता पर हमला मानते हैं। कुछ राज्य कहते हैं कि कोई एक भाषा तो ऐसा हो कि मैं तमिलनाडु में भी जाऊं, मैं अरुणाचल में भी जाऊं, कश्मीर में भी जाऊं, मेरा काम चल जाए, है ना। लेकिन कुछ राज्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा करके दरअसल जब आप ये कहते हैं तो आप हिंदी को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी जानते हैं कि तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ऐसे ही कन्नड़ कर्नाटक में, मलयालम केरल में, तेलुगु जो है आंध्रा में और तेलंगाना में। तो हिंदी बहुत सारे राज्यों में है कुल मिला के। तो अगर ये बढ़ावा होता है किसी एक भाषा को तो हिंदी ही बढ़ती हुई नजर आएगी, इसलिए बार बार हिंदी को ही टारगेट किया जा रहा है। और सरकार कह रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो है वो बहुभाषाई बनाना है, ना कि कोई भाषा छात्रों पर थोपना है। कुल मिलाकर के अगर ये डिबेट कहें साथियों, तो ये डिबेट समय के साथ और गहराता जा रहा है। पहली बार ये विवाद नहीं है, विवाद बहुत लंबा है, आजादी से पूर्व का है। और सोचा यह गया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसमें लचीलापन लाया जाएगा, भाषा का नाम नहीं लिखा जाएगा, बस 3 भाषा लिखाया जाएगा कि आपको आना है, उसके बावजूद भी इस पर विवाद काफी गहराता जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई केंद्र सरकार हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है, या फिर वाकई सभी लोगों को राज्य के कहीं भी, इस देश के कहीं भी किसी कोने के लोगों कम से कम व्यवहारिक हिंदी तो आनी ही चाहिए, है ना। या फिर उनका जो रीजनल लैंग्वेज है अगर किसी राज्य का और इंग्लिश में करना चाहते हैं तो वही छूट उनको मिलना चाहिए। आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।